गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के लगभग 12वें एपिसोड के साथ आज उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे प्रमोट करें कि जिससे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की यह जो प्रैक्टिस है इसमें खास करके हम लोग भारत के भूगोल पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपको इन प्रश्नों का पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ सभी प्रैक्टिस का वहां पर पीडीएफ मटेरियल भी उपलब्ध है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, भारत में प्राप्त प्राचीनतम अवसादी शैलों के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो प्राचीनतम अवसादी शैलों के जमाव है इसमें से प्रश्न पूछा है कि किस नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए जो सबसे प्राचीन चट्टान है उसका नाम तो है आर्कियन, और आर्कियन यह सबसे पहली आग्नेय चट्टान है और इसी से पूरा प्रायद्वीपीय भारत बना है। कालांतर में इस पर अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रिया हुई और परिणाम स्वरूप सबसे पहली जो अवसादी संरचना बनी है उसका नाम है धारवाड़। तो धारवाड़ सबसे प्राचीन अवसादी संरचना है, ये आपको क्लियर रखना है, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं है तो यह अवसादी संरचना लेकिन जीवाश्म नहीं है, ये आप एकदम क्लियर रखिएगा। और फिर इसके पश्चात जो दूसरी बनी है अवसादी उसका नाम है कुडप्पा। कुडप्पा भी अवसादी ही है लेकिन उसमें भी जीवाश्म नहीं है। इसके पश्चात जो बनती है उसका नाम है विंध्यन। विंध्यन जो है यह अवसादी भी है प्लस इसमें जीवाश्म भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीवाश्म वाली सबसे पहली अवसादी संरचना है वह है विंध्याचल, इसमें जीवाश्म है, जबकि धारवाड़ में जीवाश्म नहीं है, कुडप्पा में जीवाश्म नहीं, जबकि ये सब अवसादी संरचनाएं ही हैं। और जो धारवाड़ है यह सबसे, इसमें जो धात्विक खनिज हैं सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं, इसे धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं। आर्कियन में तो सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन है लेकिन यह आंतरिक भाग में है, इसलिए इसका दोहन करना थोड़ा कठिन कार्य है, इसलिए यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है, धारवाड़ संरचना। तो धारवाड़ किस प्रकार की है, यह सबसे प्राचीनतम अवसादी शैल संरचना है, ये आपको क्लियर रखना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। अब प्रश्न पूछा है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा। हमने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय, इसके पश्चात होता है ग्रेट हिमालय, क्योंकि हिमालय और नदी पर बहुत प्रश्न रहते हैं। इसके पश्चात होता है लघु हिमालय और सबसे जो नवीनतम संरचना है इसका नाम है शिवालिक हिमालय। यहाँ पर जो इन दोनों के मध्य में जो कह सकते हैं कि एक सचर जोन है या एक संक्रमण की पेटी है जिसको कहते हैं ITSZ, इंडस सांगपू सचर जोन। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो है उसका नाम है MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसमें से सिंधु बहती है। लघु और शिवालिक के मध्य जो यहाँ पर घाटी है या इस घाटी को ही कहते हैं हम लोग MBF, क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। लेकिन ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट काफ़ी लंबी है, कह सकते हैं कि यह इसका जो विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसी का जो विस्तार हिमाचल प्रदेश में है उसको कहते हैं कुल्लू घाटी। क्या कहते हैं, कुल्लू की घाटी। तो कुल्लू की घाटी जो है ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है और इसी MBF में है। कहाँ पर है, MBF में है, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। लेकिन यह अगर पूछा जाए MBF या MBT किसका पार्ट है तो शिवालिक हिमालय का पार्ट है। और इसी MBF का जो कह सकते हैं उत्तराखंड में विस्तार है, उत्तराखंड में इसका जो पश्चिमी विस्तार है, जो पश्चिम में है अर्थात जो वेस्ट में है उसको कहते हैं दून की घाटी, और जो ईस्ट में है उसको कहते हैं द्वार, जिसके आधार पर है हरिद्वार, और इसके आधार पर कोदरी दून, पाटली दून, ये सब आपके पश्चिम में है और ये सब पूर्व में है। और इसी का जब एक्सपेंशन होता है कहाँ पर, असम में, तो असम में इसी घाटी में चाय के बागान हैं। क्या है, चाय के बागान है, ये भी आपको क्लियर रखना है। तो चाय का जो बागान है असम में यह किस घाटी में है, तो इसी MBF या हम कह सकते हैं MBT की घाटी में है, जिसका विस्तार असम में है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर हो जाएगा, या किस हिमालय के मध्य में है, तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय। मध्य हिमालय को ही कहते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में ही है MBF या MBT,
इसका हिमाचल प्रदेश में जो विस्तार है, और यहाँ पर है मनाली। क्या है? मनाली। तो मनाली में इसका नाम है क्या? कुल्लू की घाटी। ये एकदम क्लियर रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्मपुत्रा घाटी की जलवायु की निम्नांकित विशिष्ट दशाएं यहाँ पर दी गई हैं। किसके विषय में? ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वह डिफाइन होती हैं। यहाँ पर पहला है कि यह एक प्रकार से पर्वतीय घाटियों में बहने वाली नदी है। तो ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है पर्वतीय जलवायु को प्रदर्शित करती है। किस प्रकार की जलवायु को? तो पर्वतीय जलवायु, क्योंकि यह पर्वत की घाटियों से ही होकर के बहती है, तो यह पर्वतीय जलवायु को प्रदर्शित करती है। तो यह इस आधार पर सही हो जाता है। फिर है, बारी बारी से मौसमी वायुदाब परिवर्तन होता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है, तो यहाँ पर जो मौसमी परिवर्तन है ये लगातार होता रहता है। क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, एक पर्वत होता है और एक घाटी होता है। तो पर्वत और घाटी की उपस्थिति के कारण यहाँ पर मौसमी वायुदाब में लगातार परिवर्तन होता है। इसीलिए यहाँ पर एक समय चलती है पर्वत से घाटी की तरफ समर चलती है, जिसको कहते हैं पर्वत की समीर, और एक समय चलती है घाटी की समीर। कब चलती है? घाटी की समीर। तो घाटी की समीर और पर्वत की समीर ये लगातार यहाँ पर चलती रहती है। कहाँ पर? इस ब्रह्मपुत्रा नदी के बेसिन में। तो यहाँ पर पहला भी सही है, क्योंकि यहाँ की जलवायु पर्वतीय जलवायु है। बारी बारी से यहाँ पर मौसम बदलता है, क्योंकि पर्वत और घाटी हैं, तो इसलिए मौसम में परिवर्तन होता है, और इसका परिणाम होता है कि दिन के समय पर्वत से घाटी की तरफ पवन चलती है, और रात के समय घाटी से पर्वत की तरफ उल्टा हमने बोल दिया है। रात के समय जो चलती है वह पर्वत से घाटी की तरफ चलती है, और दिन के समय घाटी से पर्वत की तरफ पवन चलती है। तो एक को कहते हैं कैटाबेटिक, एक को कहते हैं एनाबेटिक। अगर मान लेते हैं कि यह कोई पर्वतीय संरचना है और यहाँ पर घाटी है, तो इधर से जो पवन चलेगी अर्थात पर्वत से घाटी की तरफ, ये रात में चलती है, और जो पवन घाटी से पर्वत की तरफ चलती है यह दिन में चलती है। कब चलती है? दिन में चलती है। तो जो रात में चलती है इसको कहते हैं पर्वत की समीर, और इसी को कहते हैं कटाबेटिक। क्या कहते हैं? कैटाबेटिक पवन होती है। और जो दिन में चलती है अर्थात घाटी से पर्वत की तरफ, इसका नाम होता है एनाबेटिक। क्या नाम होता है? एनाबेटिक। तो कैटाबेटिक जो होती है यह काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए घाटी प्रदेश में रात के समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो लोग निवास या अपना घर बनाते हैं वो घाटी में नहीं बनाते हैं, बल्कि इस पहाड़ी के ढालों पर बनाते हैं, घाटी में नहीं बनाते हैं। क्योंकि घाटी का जो टेम्परेचर होता है रात में काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि रात में पर्वतीय समीर चलती है जो पर्वत की चोटी से घाटी की तरफ चलती है, जो काफ़ी ठंडी होती है, जिसको कहते हैं कैटाबेटिक। और दिन में कौन सी चलती है? एनाबेटिक, जो घाटी से किधर चलती है? पर्वत की चोटी की तरफ चलती है। तो ब्रह्मपुत्रा में चूंकि ये सभी दशाएं देखने को मिलती हैं, यहाँ पर पर्वतीय जलवायु है, बारी बारी से मौसम में परिवर्तन होता है, साथ में यहाँ पर पर्वतीय एवं घाटी की पवनें चलती हैं, तो तीनों बातें सत्य हैं। लेकिन जो ताप तरंग है ये सही नहीं है, तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एवं तीसरा, अर्थात सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? यहाँ पर प्रश्न पूछा है कुडप्पा क्रम की शैल से। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि एक जियोलॉजिकल कैलेंडर होता है, जियोलॉजिकल कैलेंडर एक इंटरनेशनल होता है, एक भारतीय कैलेंडर होता है। और वैसे भी अभी हमने चर्चा किया है कि आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा। तो कुडप्पा का जो विस्तार है, कुडप्पा का विस्तार जो आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका कहाँ कहाँ विस्तार है उसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो उसमें पापाघनी है। क्या है? पापाघनी है, ये आंध्र प्रदेश में ही है। अगर यहाँ पर हम और की बात करें तो कुडप्पा में आप देखेंगे यहाँ पर चेयार है। क्या है? चेयार, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई के विषय में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कब कर रहे थे? जब हम पूर्वी घाट की चर्चा कर रहे थे कि एक पश्चिमी घाट होता है, एक पूर्वी घाट होता है। तो पूर्वी घाट में अगर नीचे से आप ऊपर की तरफ जब जाते थे तो पालनी था, सेवराय था, जवारी था, ये सब हम बताए थे। पालनी, सेवराय, जवादी, ये सब कहाँ पे था? ये सब तमिलनाडु में था। और यहाँ पर जब जाते थे तो पालकोंडा, बोलीकोंडा, नल्ला मलाई, ये सब कहाँ पे हैं? तो आंध्र प्रदेश में। तो नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है, चेयार भी आंध्र प्रदेश में है, पापाघनी भी आंध्र प्रदेश में है, और ये सब कुडप्पा क्रम की शैल का ही पार्ट है। तो इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पापाघनी। क्या हो जाएगा? पापाघनी या पापघनी, अर्थात आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नदियों में
कौन एक गार्ज से गुजरती है। गार्ज का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर जितनी नदियों को आप ले लें, चाहे गोदावरी ले लें, चाहे कृष्णा ले लें, चाहे महानदी ले लें, यह गार्ज से नहीं होकर के गुजरती। गार्ज का यहाँ पर सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर जो लिखा है वो है भ्रंश घाटी। क्या है? भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली इन सब में सिर्फ एक नदी है और उसका नाम है तापी नदी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है वह कौन सी है। तो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली जो नदी है उसका नाम है काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। अगर काली नदी के विषय में हम और चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, एक गंगा है और गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है घाघरा। यह गंगा है और इस गंगा की एक सहायक नदी जिसका नाम है घाघरा। घाघरा और घाघरा की जो उत्पत्ति है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो यहाँ पर एक है काली गंगा अर्थात काली नदी है। काली नदी के विषय में हम लोग चर्चा किए हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं, एक है काली नदी और एक नदी और यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है गौरी गंगा। क्या नाम है? गौरी गंगा। तो काली और गौरी गंगा मिल करके ही आगे जब बढ़ती हैं, इसमें एक नदी और आके मिलती है उसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ये ध्यान रखिएगा, एक धौली नदी है और एक धौली गंगा है। तो जो धौली नदी है यह किसकी है? तो यह गंगा की सहायक है, जो आप देखे हैं, अर्थात जहाँ पर अलकनंदा का पार्ट आता है तो वहाँ पर आती है। लेकिन यहाँ पर जो धौली गंगा है यह किसकी पार्ट है? तो घाघरा की पार्ट है। और यही काली नदी, गौरी गंगा और आगे इसी में आके मिलती है एक करनाली। कौन मिलती है? करनाली। तो काली और करनाली मिल करके जो नदी बनाती है उसका नाम होता है घाघरा। और यह घाघरा जब आगे बढ़ती है तो इसकी एक और सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है राप्ती। और इसी राप्ती नदी के तट पर आपका गोरखपुर शहर स्थित है। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर इसी राप्ती नदी के तट पर स्थित है, जो घाघरा की सहायक है। और घाघरा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। और घाघरा की कौन कौन सी सहायक है? तो उसी में धौली गंगा है, काली है, फिर उसी में हम बात कर सकते हैं गौरी गंगा है, करनाली है। ये सब किसकी सहायक हैं? तो ये सब इसी घाघरा की सहायक हैं, या हम कहें काली और करनाली मिल करके घाघरा का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग शारदा नदी के नाम से भी पुकारते हैं, या इसी को हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। काली इसलिए चर्चा में है क्योंकि हम लोग अतीत में बात किए थे कि जो हिमालय था, हिमालय का हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो हिमालय का एक प्रादेशिक वर्गीकरण था। उस प्रादेशिक में हमने यह चर्चा किया था कि एक पश्चिमी हिमालय है, एक मध्य हिमालय है और एक पूर्वी हिमालय है। तो जो पश्चिमी हिमालय था, पश्चिमी हिमालय के भी दो पार्ट थे। एक पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर का। तो इसका जो विस्तार था आपने यहाँ पर देखा था, यह सिंधु से लेकर के सतलज तक था। कहाँ तक था? सतलज तक था। फिर जो यहाँ पर कुमायूं हिमालय था, एक कुमायूं हिमालय का जो पार्ट था, एक तरफ सतलज था तो एक तरफ थी काली नदी। तो यह काली नदी, ध्यान रखिएगा, यह कुमायूं का कौन सा पार्ट है? तो यह पश्चिम पार्ट है। तो काली नदी ही एक ऐसी नदी है कि जो भारत और नेपाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। और कहाँ से निकलती है, अगर इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यह निकलती है मिलाम ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर। ये आप क्लियर रखिएगा। और ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय के ही पार्ट में स्थित है, अर्थात जहाँ पर कैलाश मानसरोवर है वहीं के स्थान से यह भी नदी निकलती है, घाघरा वाली। तो है तो गंगा की सहायक, लेकिन इसकी भी उत्पत्ति देखा जाए तो ट्रांस हिमालय से ही है। तो इस प्रकार से यह भी नदी जो है पूर्ववर्ती नदी तंत्र का पार्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पश्चिमी घाट है यह एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक क्या है? एक खड़ा कगार है। क्या है? यह एक खड़ा कगार है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक पर्वत है। तो इसी के बारे में लिखा है, पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में खड़ा पश्चिमी कगार है। तो ये बात भी ठीक है। तो इस आधार पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, खादर मिट्टियों के संबंध में कौन से निम्नांकित कथन सही हैं? अपने उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर खादर के विषय में पूछ रहा है। किसके विषय में पूछ रहा है? खादर के विषय में। वे नदियों के बाढ़ मैदानों में पाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खादर का तात्पर्य होता है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र। नदी का जहाँ पर पानी पहुँचता है वो सब खादर होते हैं, और जहाँ पर नदी का बाढ़ वाला पानी नहीं पहुँचता उसे बांगर कहते हैं। तो बांगर ही है जहाँ पर नदियों के बाढ़
ये पानी वहाँ पहुँचते हैं। दूसरा है उनमें पौधों के पोषक तत्व अधिक होते हैं। ये भी बात ठीक है क्योंकि वहाँ पर पोषक तत्वों की अधिकता होती है। लेकिन जो लिखा है कि उनमें ऊसर की भूमि होते हैं, तो ऊसर की भूमि जो पाई जाती हैं यह बांगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? बांगर में। जो उच्च लैंड होते हैं वहाँ पर ऊसर की समस्या देखने को मिलती है। खादर में ऊसर की समस्या नहीं देखने को मिलती है। खादर क्या है? एक प्रकार की नवीन मृदा है। खादर क्या है? नवीन मृदा है। जबकि बांगर क्या है? ये पुरानी जलोढ़ है। कैसी है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा में आपको मिलता है ऊसर की समस्या। तो इस प्रकार पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मालवा पठार पर मुख्यतः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो मालवा एक पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। तो जहाँ पर भी पर्वतीय और पठारी क्षेत्र होती है तो वहाँ की जो जनसंख्याएं होती हैं या वहाँ पर जो बस्तियां होती हैं वह अर्धसन्नत होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धसन्नत होती हैं, क्योंकि स्थलाकृति थोड़ा विषम होती है। तो जहाँ पर भी स्थलाकृतियाँ विषम होती हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन रहने की योग्य नहीं है, तो वहाँ की बस्तियाँ थोड़ा अर्धसन्नत टाइप की होती हैं। लेकिन इसी क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर हम कह सकते हैं रहने की योग्य दशाएं हैं या जहाँ की रिलीफ या उच्चावच अनुकूल है, तो वहाँ पर जो सन्नत है वह थोड़ा सघन भी है। तो अर्धसन्नत का मतलब सघनता कम है और सन्नत का मतलब सघनता ज़्यादा है। तो पर्वतीय पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पर सघनता कम है, अर्धसन्नत है। कैसी है? अर्धसन्नत है, अर्थात सघनता कम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सुविकसित मिट्टी पारसिका मिलती है? तो सबसे ज्यादा जो मृदा प्रतिच्छेदिका होती है, क्या होती है? मृदा की परिच्छेदिका। ध्यान रखिएगा, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका की विस्तृत चर्चा तो हम लोग कालांतर में करेंगे। या इस प्रकार से होती है जिसमें ए ओ लेयर होता है, फिर ए लेयर होता है, बी लेयर होता है, सी लेयर होता है और डी लेयर होता है। तो ये सब मिलकर के एक मृदा प्रतिच्छेदिका का विकास करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मृदा का सुविकसित विकास हुआ है वह किसमें हुआ है? चेरनोजम में। और क्यों हुआ है? क्योंकि जब आप जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सी जलवायु प्रदेश होती हैं। एक होती जिसको कहते हैं विषुवत-रेखीय, फिर एक होती जिसको कहते हैं हम लोग मानसूनी, फिर एक है जिसको कहते हैं चाइना तुल्य। ऐसे जब आप कैटेगराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर मिलती है मानसूनी, फिर यहाँ पर मिलती है चीन, यहाँ पर मिलती है सेंट लॉरेंसिया की, यहाँ पर मिलती है आपकी साइबेरिया की, यहाँ पर मिलती है स्टेपी, यहाँ पर मिलती है सवाना, यहाँ पर मिलती है मरुस्थलीय, यहाँ पर मिलती है भूमध्य सागरीय, यहाँ पर मिलती है ब्रिटिश तुल्य। तो हर जगह की मृदाएं अलग अलग हैं। उसके पीछे क्या तर्क है वो सारी चर्चाएं तो हम लोग करेंगे जब सीखेंगे मृदा परिच्छेदिका की। लेकिन जो स्टेपी का मैदान होता है, स्टेपी के मैदान की जो मृदा होती है इसी का नाम होता है चेरनोजम। तो चेरनोजम मुख्य भूमि कहाँ की है? तो स्टेपी की है। और स्टेपी क्या है? एक घास का मैदान है। स्टेपी क्या है? स्टेपी एक घास का मैदान है। तो जब घास का मैदान है तो घास बहुत शीघ्रता से इसका क्या होता है? अवसादीकरण हो जाता है। तो कह सकते हैं कि घास के मैदान की यह मिट्टी है, इसलिए यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। कैसी है? उपजाऊ है। इसमें ह्यूमस बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर मृदा प्रतिच्छेदिका सबसे बेहतर है। बाकी अन्य क्षेत्रों की मृदा की बात करें तो इन सब में पॉडजोल मृदा पाई जाती है, ग्रे ब्राउन है, रेड येलो है, यहाँ पर कुछ लेटराइट टाइप की है, यहाँ पर भी लेटराइट है। तो इन सब मृदाओं के बारे में अलग से चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी तो बस यहाँ पर संक्षेप में ही चर्चा की जा रही है कि सबसे ज़्यादा जो मृदा प्रतिच्छेदिका पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? चेरनोजम सॉइल में, जो कहाँ की मुख्य भूमि है? स्टेपी जलवायु प्रदेश की है। अगले पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है। तो देखिए, उत्तरी भारत में यदा कदा की बात कर रहा है तो उत्तरी भारत का तात्पर्य ए वाला सेक्शन। यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो भी कब? जाड़े के समय में चक्रवातों के कारण होती है। तो कौन सा चक्रवात है? यह चक्रवात है इस भूमध्य सागर के ऊपर जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण चक्रवात आते हैं, जिसको कहते हैं समशीतोष्ण टाइप की चक्रवात हैं। कैसे हैं? ये समशीतोष्ण टाइप के चक्रवात होते हैं। और ये किसके कारण होते हैं? ये वाताग्री हैं। कैसे हैं? वाताग्री हैं और पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव में है। तो जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, यह पश्चिमी जेट स्ट्रीम अपनी जब अंतिम अवस्था में जाता है, वाताग्र की संरोधी अवस्था में जाता है, तो इसी संरोधी अवस्था के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा कराता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो होने वाली वर्षा है या किसके कारण होती है, तो भूमध्य सागर से आती है। किसके कारण से आती है, भूमध्य सागर से, क्योंकि यह भूमध्य सागर है। और इसी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्योंकि भारत की तुलना में यह घटना भारत के किधर है, पश्चिम में है, तो इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये आप क्लियर रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, किस राज्य में अधिकतम संभाव्य सिंचन क्षमता उपलब्ध है, तो सर्वाधिक जो सिंचन क्षमता उपलब्ध हो किसमें है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो सींचने की क्षमता है अर्थात जो सिंचाई योग्य भूमि है वह सबसे ज़्यादा है। इसके पश्चात किसमें है, तो इसके पश्चात आप देख सकते हैं बिहार में है। किसमें है, बिहार में है। और बिहार के पश्चात किसमें है, तो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के पश्चात किसमें है, पंजाब में है। और पंजाब से कम कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। यह क्रम है जहाँ पर सिंचन क्षमता सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, बिहार में उससे कम, आंध्र प्रदेश में उससे कम, पंजाब में उससे कम और मध्य प्रदेश में इन सबसे कम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है। वार्षिक तापांतर का तात्पर्य होता है कि पूरे वर्ष में न्यूनतम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा दर्ज किया जाता है, क्योंकि दिल्ली अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है और दूसरे यह सागर के तटों से काफ़ी दूर है, सागर के तट से भी काफ़ी दूर है और विषुवत रेखा से भी काफ़ी दूर है। तो सन जब यहाँ पर आता है वर्टिकल तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, और जब सन दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। अर्थात यहाँ का तापमान में अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके पीछे मूल कारण जो यहाँ पर दिया गया है, क्या, यह समुद्र से दूर स्थित है। क्या है, यह समुद्र से दूर स्थित है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों में अधिवासियों की अवस्थिति बहुधा उच्चतम कटकों पर मिलती है। ऐसा इसलिए, हमने अभी अभी चर्चा किया था कि जो ब्रह्मपुत्रा के बारे में, कि जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहते हैं वो घाटी प्रदेश में नहीं रहना पसंद करते हैं, बल्कि घाटियों जो ढाल है पर्वत का, पर्वत के ढालों पर रहना पसंद करते हैं। सीढ़ीदार संरचना यहाँ पे बनती है, सीढ़ीदार आवास बनते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि रात के समय जो पवन चलती है पर्वत से घाटी की तरफ, ये काफ़ी ठंडी होती है। तो इससे लोग बचने के लिए भी इस पर्वत के, कह सकते हैं, सीढ़ीदार संरचना पर रहते हैं। और यहाँ पर जो मूल कारण दिया है, एक तो लिखा है घाटी रात्रि में बहुत ठंडी हो जाती है, एक कारण तो ये भी है। फिर लिखा है कटकों पर झूमिंग कृषि की सुविधा उपलब्ध है। तो झूमिंग कृषि जो है घाटी प्रदेश में होता है, ना कि हम कह सकते हैं कटकों पर। कटकों पर नहीं, ये तो पूरी तरीके से गलत है। फिर लिखा है उच्चतम स्थल वर्षा जल के भंडारण हेतु बेहतर होते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन घाटियों में सीलन और मलेरिया का प्रकोप रहता है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, मलेरिया का प्रकोप होता है। और क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव होता है। तो जब जल भराव हो जाएगा तो जल भराव से यहाँ पर आर्द्रता भी ज़्यादा रहती है, ह्यूमस भी ज़्यादा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारी भी होती है। तो दो कारण है, एक तो कारण यहाँ पर घाटियों में जल भराव रहता है और यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप रहता है, इस कारण से भी लोग घाटी में नहीं रहना पसंद करते हैं। और दूसरा, रात्र में काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो रात्र में ठंडी की जो बात जहाँ तक है, अगर पूर्वोत्तर की हम बात करें तो पूर्वोत्तर में उतना ठंडक नहीं आती है जितना ठंडक आपके कह सकते हैं पश्चिमी हिमालय में है। पश्चिमी हिमालय का जो घाटियाँ हैं वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं तुलनात्मक तौर पर पूर्वी हिमालय के, क्योंकि पूर्वी हिमालय सागर तट से सटा हुआ है। तो यहाँ का टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता। तो यहाँ का जो मूल कारण है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव हो जाता है। क्या हो जाता है, जल भराव हो जाता है, अर्थात यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मलेरिया के मच्छरों का प्रकोप होता है। जिससे लोग बचने के लिए क्या करते हैं, घाटी प्रदेश से थोड़ा उच्च स्थानों पर जो कटक होते हैं या जो पहाड़ी के सीढ़ीदार संरचनाएं होती हैं वहाँ पर अपना आवास बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पातालीय जल बेसिन है जिसको कहते हैं आर्टिजियन। क्या कहते हैं, आर्टिजियन कह सकते हैं। इसी को कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। क्या कहते हैं, पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। तो पाताल तोड़ कुआं की बात करें या इसी को आर्टिजियन कूप कहें, ये कहाँ पर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बृहद मैदान में ये पाए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तो इसकी बहुत बेहद चर्चा की जाती है। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका विस्तृत चर्चा होती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बृहद मैदान में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात सतह के ऊपर
स्वयं जल बाहर निकलता रहता है। अगला प्रश्न है आर्थिक दोहन उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन है। यहाँ पर आर्थिक दोहन की दृष्टि से बात कर रहा है, अर्थात जिनका आप आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो भूमध्य रेखीय वन काफ़ी सघन होते हैं। जो काफ़ी सघन हो जाते हैं तो इनका हम कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से दोहन थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि टहनियाँ एकदम पास पास होती हैं, वृक्ष पास पास होते हैं, इसलिए इनका कटाव और इनका दोहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मानसूनी भी एक प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं या सिंगल इस्तेमाल में आती हैं, सख्त होती हैं। मिश्रित वन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, लेकिन जो टैगा वन होते हैं यह काफ़ी कह सकते हैं कोमल प्रकार के कैसे होते हैं, यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं कोमल होती हैं, ज़्यादा सख्त नहीं होती हैं, इसलिए इसका कई दृष्टिकोण से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका हम पेपर में प्रयोग करते हैं, इसका हम दिया सलाई में प्रयोग करते हैं, अन्य इसके बहुत प्रयोग हैं। इसलिए ज़्यादातर जो आर्थिक दृष्टिकोण से दोहन किया जाता है वो किसका किया जाता है, टैगा वन का किया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार आप कनाडा में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, कनाडा में देखेंगे, साइबेरिया में देखेंगे। तो इन सब क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा व्यापक विस्तार है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इस टैगा में, तो यहाँ पर चीड़ है, फिर स्प्रूस है, फिर यहाँ पर सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है, फर है, वर्च है, और इसी प्रकार बलूत है, क्या है, बलूत। तो ये सारे वृक्ष जो हैं किसके पार्ट हैं, इसी टैगा वन के पार्ट हैं। तो टैगा वन में ये सारे पौधे पाए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जो सुमेलित है उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर लैटोसोल मतलब लेटेराइट सॉयल विश्वतरेखीय क्षेत्र में है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि लेटेराइट जो सॉयल होती है वह विश्वतरेखीय जलवायु प्रदेश में ही पाई जाती है। उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ का तापमान अधिक होता है और प्लस वर्षा अधिक होती है। तो जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर समस्या होती है लीचिंग की। किसकी समस्या होती है, लीचिंग की, अर्थात निछालन की। और निछालन के कारण ही जो ऊपर के ह्यूमस हैं ये सब कहाँ चले जाते हैं, आंतरिक भाग में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा कैसी बनती है, तो लेटराइट बनती है। कैसी बनती है, लेटराइट। तो लेटराइट सॉइल कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, तो विश्वतरेखीय जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, ये सत्य है। जबकि लेटराइट उपोष्ण कटिबंधीय, तो उपोष्ण कटिबंध में नहीं पाई जाती, विश्वतरेखा में पाई जाती, इस आधार पर गलत है। पोर्टजोल उष्ण कटिबंध में है। तो अभी हम आपके प्रीवियस प्रश्नों में इसका डिस्कस कर रहे थे कि जो पोर्टजोल होती है यह साइबेरिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, साइबेरिया। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सॉइल होती है उसका नाम होता है पोर्टजोल। फिर जलोढ़ मिट्टी, ये भी गलत है। जलोढ़ मिट्टी शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि शीत कटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है या किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। बस केवल इसके लिए शर्त क्या है कि यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र होना चाहिए और वहाँ पर नदियों का प्रवाह होना चाहिए, और उसके परिणाम स्वरूप जलोढ़ मिट्टी का विकास हो जाता है। तो इस आधार पर एक ही आपका आंसर सही मिलता है, और वो है लेटोसॉयल अर्थात लेटराइट सॉयल। कहाँ पर मिलती है, विश्वतरेखीय जलवायु प्रदेश में मिलती है। अगला प्रश्न है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है। इसको कई नामों से जानते हैं, क्षिप्रा कहते हैं, इसी को सिप्रा कहते हैं, इसी को सिप्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिप्ता भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, तो इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। और यह किसकी सहायक है, अगर इसके विषय में आपसे पूछा जाए तो यह चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है, ये भी एकदम क्लियर रखिएगा। और इसी नदी के तट पर है उज्जैन। क्या है, उज्जैन है। और उज्जैन इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लगता है एक महाकुंभ। 4 ही स्थान पर कुंभ लगते हैं, एक नासिक है, एक उज्जैन है, एक आपका उत्तराखंड है और एक प्रयागराज। तो 4 ही स्थानों पर महाकुंभ लगते हैं, उसमें से एक स्थान है यही आपका उज्जैन, और ये कहाँ पर है, सिप्ता नदी के तट पर है। और साथ में एक बात और है कि यहाँ पर एक है महाकालेश्वर का मंदिर है। क्या है, महाकालेश्वर का मंदिर है, इसलिए भी यह चर्चा में रहता है। तो महाकालेश्वर का मंदिर है, उज्जैन में महाकुंभ भी लगता है। सिप्ता नदी और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक है, चंबल नदी की सहायक है। और चंबल नदी किसकी सहायक है, तो यह यमुना की सहायक है। और यमुना किसकी सहायक है, तो यमुना गंगा की सहायक है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली बनाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां सामान्य तौर पर जो यहाँ पर अपवाह तंत्र बनाती हैं वो होता है वृक्षाकार। कैसा बनाता है, वृक्षाकार संरचनाएं बनाती हैं। और इसी को कभी काल हम लोग समानांतर भी कह देते हैं, लेकिन ज़्यादा संरचनाएं कैसी बनती हैं, वृक्षाकार। जैसे वृक्ष की टहनियाँ होती हैं उस प्रकार से ये संरचनाएं ऐसे निकल करके आती हैं।
इसलिए इसको हम लोग कहते हैं या वृक्षाकार संरचना बनाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लैटेराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि लैटेराइट सॉइल पहले तो ये ध्यान रखना कहाँ पर बनती है, तो लैटेराइट सॉइल वहाँ बनती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और टेम्परेचर अधिक होता है, अर्थात विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। और भारत के अगर सेंस में हम बात करें तो भारत का जो यह पश्चिमी घाट है यहाँ पर और भारत का जो पूर्वोत्तर का भाग है यहाँ पर, तो यहाँ दोनों सेक्शन में आपकी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, एक तो पूर्वोत्तर वाले में और एक पश्चिमी घाट में। तो इन दोनों जगहों पर जो खेती की जाती है या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में जो खेती की जाती है वहाँ पर होती है बागानी, क्या बागानी कृषि की जाती है, क्योंकि वर्षा अत्यधिक होती है। अन्य प्रकार की अगर आप कृषि करेंगे तो वर्षा का जल क्या करेगा, मृदा का अत्यधिक कटाव करेगा। तो आप जब यहाँ पर वृक्ष लगाते हैं या बागानी कृषि करते हैं तो एक तो आपकी फसल तैयार हो जाती है, दूसरे मृदा का जो जलीय अपरदन है यह रुक जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कृषि की जाती है वह बागानी प्रकार की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में वर्षा होने का जो मुख्य कारण है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भारत का मानसून है यहाँ पर वर्षा जो होती है पूरे भारत में यह तो होती है वर्षा ऋतु में, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम का भाग है यहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि शीत ऋतु में भी होती है, शीत ऋतु में तो होती ही है और ग्रीष्मकाल में भी होती है। लेकिन जो तमिलनाडु का पार्ट है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जब मानसून ऐसे लौटता है तो मानसून लौटता हुआ यहाँ पर वर्षा कराता है। तो मानसून जो कह सकते हैं भारत के मध्य भाग से लौटता है या केंद्रीय भाग से लौटता है या बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आर्द्रता को ग्रहण करके और कोरियालिस बल के प्रभाव में अपने दाहिने घूम जाता है और तमिलनाडु के तट पर पहुंच करके वर्षा कराता है। कब से कराता है, तो मान चलिए कि यह दिसंबर टू या मार्च के कालखंड में वर्षा कराता है, शीत ऋतु में वर्षा कराता है। और कहाँ से आर्द्रता पाता है, बंगाल की खाड़ी में। तो यह तमिलनाडु के तुलना में किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो तमिलनाडु के सापेक्ष यह उत्तर और पूरब से आ रहा है। किधर आ रहा है, उत्तर और पूरब से आ रहा है। और इसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन तमिलनाडु के तुलना में किधर है, तो नॉर्थ और ईस्ट है। इसलिए इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति होती है शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में होने वाली वर्षा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होती है ग्रीष्म ऋतु में, इसका मूल कारण होता है कि मेडागास्कर के पास जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है यहाँ से जो चलती है हवाएं, उसके पीछे क्या तर्क है, उस सभी तर्क की चर्चाएं तो हम बाद में करेंगे। लेकिन इसका डायरेक्शन भारत के सेंस में क्या है, तो भारत के सेंस में यह साउथ में है और वेस्ट में है। इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके कारण ही भारत के अधिकांश भागों में वर्षा ऋतु में वर्षा की प्राप्ति होती है। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हो पाती है, क्योंकि तमिलनाडु इस आने वाले मानसून के समानांतर हो जाता है, लेकिन जब मानसून लौटता है तो यहाँ पर शीतकाल में वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत के अधिकांश भागों में वर्षा ऋतु में वर्षा की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर सबसे पहली बार चर्चा की है अल मसूदी ने किया है। किसने किया है, अल मसूदी ने किया है। यह पूरी तरीके से सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें किसी प्रकार का आपको, और वैसे देखा जाए मानसून की जो उत्पत्ति की बात है कि मानसून शब्द पहली बार किसने दिया है, तो अरब भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, क्योंकि अल मसूदी क्या है, अरब भूगोलवेत्ता हैं। तो अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा ही इस मानसून शब्द की उत्पत्ति भी हुई है और इन्होंने ही भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया है। किसने किया है, तो अल मसूदी ने किया है। इस पर दो प्रश्न बनते हैं कि मानसून शब्द की चर्चा किसके द्वारा की गई, तो अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, और किसने भारतीय मानसून की चर्चा की, तो अल मसूदी के द्वारा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। और इस प्रकार से इस प्रैक्टिस श्रृंखला के इस एपिसोड को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।